जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत क्या, एक बेसिक कंसेप्ट्स के साथ हम बात करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ये प्रूफ फिजिक्स वाला अलग होता है, फिजिक्स में भी आता है मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन वो अलग है और ये वेक्टर कैलकुलस का है। और हम पूरी सीरीज नहीं करवाएंगे भाई वेक्टर कैलकुलस की, लेकिन 2-3 थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करने बहुत आवश्यक है, तो इसलिए उनकी ज़रूर हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ही कम चैनल्स पर अपलोडेड है। इसका जो डिटेल पीडीएफ है उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की वीडियो के जितने वीडियो हमारी आई है सब पीडीएफ वहाँ पे पहले से अपलोडेड है। तो अब इसमें हम बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा शुरुआत से, क्योंकि ये थ्योरम थोड़ी ही डिफिकल्ट है, तो आप भी थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा। एक्चुअल में ये कहती क्या है, फिजिक्स के अनुसार ये बड़ी आसान है। फिजिक्स का जो इसका प्रूफ है ना वो बड़ा आसान है, लेकिन मैथमेटिकली इसका प्रूफ लगभग चला जाता है 3 से 4 पन्नों में, बड़े वाले रजिस्टर वाले पन्नों के अंदर। तो थोड़ा मेरे को भी डिफिकल्टी होगी बताने में, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, समझेंगे, हम दोनों ही कोशिश करेंगे। एक एफ फैक्टर ले लिया मैंने, उसके साथ मैंने एन कैप डी एस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल जर्नल ही बात है, ये सबको पता है भाई, ये गॉस थ्योरम की एक जर्नल डेफिनेशन है। क्लियर। वेयर जो आपका एन वेक्टर है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। इसके लिए जब भी आप ये थ्योरम करें, आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का डेप्थ और डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप इस वीडियो को देखें उससे पहले उन चीज़ों की आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, इसका कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, छोड़ देना बेशक। क्लियर। लेकिन ये जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कंपलसरी है, आता ही आता है, 3 थ्योरम्स में से एक आ ही जाती है। ये इसकी एक जर्नल डेफिनेशन है। तो इसका प्रूफ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं कि प्रूफ हम कैसे करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक एफ फैक्टर मान लेते हैं जो दिया हुआ है F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। क्लियर। एक इस तरीके से एक वेक्टर अपने को दिया हुआ है जो कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल है कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर। इसकी अभी हम इमेज भी देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल एफ वेक्टर, क्योंकि यहाँ देखो डेल एफ है, तो डेल एफ तो आप लोगों को निकालना आता हुआ करली F1 करली एक्स प्लस करली F2। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस, करल और सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर ये भी समझाने बैठूँ तो कम से कम ये जो लेक्चर है 1.5 घंटे प्लस चला जाएगा। इतना आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं। क्लियर। इसको यहाँ तक हमने कंसोलिडेट कर दिया। ये इसका क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर आ गया। अब इसे हम इस थ्योरम में पुट ऑन करते हैं। सरफेस इंटीग्रल एस F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप डॉट एन कैप डी एस और ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रल करली F1 प्लस करली एक्स प्लस करली F2 करली वाई प्लस करली F3 करली जेड। और यहाँ पर अगर हम लिखें साथ में dv को मैं यहाँ लिख देता हूँ dx dy dz। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, तो इसको भी हम अब सुटेबिलिटी लिख लेते हैं। अब मैं इसकी जो एक इमेज है, ये इमेज आपको समझ आनी चाहिए, समझिएगा इसको। ये एक स्पीयर है, कुछ भी एक इमेज ले लीजिए, वो 3D के अंदर मैं डिज़ाइन करूँगा। इस इमेज को अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको भी अलग से ही बना के देखनी है। इसे खुद अपने हाथों से बनाइएगा तभी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। क्या है इसकी खासियत, ये हमने एक इमेज ली है। क्लियर। इस इमेज की क्या खासियत है कि इसमें ये जो रीजन है ये प्रोजेक्शन रीजन है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि इस चीज़ की छवि, इस चीज़ की जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है। ये कंसोलिडेट, ये प्रोजेक्शन का एक बिल्कुल देसी भाषा में मतलब होता है। क्लियर। अगर हम देखें किस आपको लेना क्या है, आपको कोई भी एक, हम जो है जनरली अब सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो देखिए सोल्व क्या करेंगे। हम किसी भी एक वेक्टर को पकड़ेंगे, आप इसको पकड़ो, आप इसको पकड़ो, आप इसको पकड़ो, किसी को पकड़ो और उसको पहले एक कंप्लीट को सोल्व कर दो। मतलब कंप्लीट इसका, इस पूरे का dxy dy और dz के साथ में आप क्या ले लीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए। फिर इसका सिमिलरली लिख देंगे। बहुत डिफिकल्ट ऐसा ही लग रहा है आप लोगों को। अब देखिए मैं z क्यों ले रहा हूँ, मैं f इसको सोल्व क्यों करूँगा, इसका रीज़न है क्योंकि इधर जो हम डायरेक्ट इसको लाइन को हम सीधी ड्रन कर देंगे। कैसे ड्रन करते हैं कि आपको कोई भी एक लाइन लेनी है जो इसके बिल्कुल बीच में से पार हो, बिल्कुल बीच से जाएगी और इसको, इस स्फीयर को दो जगह इंटरसेक्ट करे।
एक तो देखिएगा यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये सर मैंने डब्बे ही क्यों बना दिए, आप इस बात को भी समझिएगा, क्योंकि ये एक 3D इमेज है। 3D इमेज के अंदर वो पेन ऐसे जाएगा, जैसे आपको ये पेन की वो दिख रही होगी, क्लियर नहीं दिख रही होगी। अब देखिएगा ये पेन की जो ये इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल बीच में से जाएगा इसके। एक्चुअल में हम इसे पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, तो उस चीज़ को आप समझिएगा। आप इसको साथ में अपने दिमाग में एक इमेज बनाते चलिए। हमने एक जेड एक्सिस के अलोन क्या ले लिया, एक पैरेलल इमेज ले ली, जिसमें हमने इसके ग्राउंड पे देखा तो एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो यहाँ जेड कंपोनेंट जीरो होगा। और अगर मैं देखूं, मैं इस रीजन को S1 नाम दे देता हूँ और इस रीजन को मैं S2 नाम दे देता हूँ। इस इमेज को ध्यान से समझिएगा, मैं आराम से समझा रहा हूँ, वरना मैं बहुत स्पीड से समझाता हूँ। S1 और S2, क्लियर। यहाँ पर और अब हम क्या ले सकते हैं कि इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक इमेज पे दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रहा है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि इसी प्लेन के अंदर है, लेकिन जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसे मैंने Z1 लिख लिया। यहाँ का कोऑर्डिनेट P2 है, जिसे मैंने एक्स वाई और Z2 लिख लिया। क्लियर, ये आपको क्लियर समझ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको बेस मान के यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे तो वो Z1 है, और यहाँ से बेस मानकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे वो अलग है, तो उसे मैंने Z2 नाम दे दिया है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, Z की दो वैल्यू आएगी, वो क्यों आई सर, ऐसा क्यों होता है Z की दो वैल्यू? अब जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जानते होंगे क्या होती है, मैं इसको बिल्कुल डिटेल डेप्थ में समझा रहा हूँ। जर्नल इक्वेशन होती है, अगर मैं इसको जेड स्क्वेयर को इधर ले आऊँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, बोथ साइड रूट कर दूँ, तो जब रूट हटेगा तो इसके अंदर प्लस माइनस आएगा, तो प्लस मतलब एक वैल्यू ऊपर आएगी, एक वैल्यू नीचे आएगी, तो इसलिए जेड की दो वैल्यू ली है। तो मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ कि मैं जेड को जो है Z1 को मान लेता हूँ एफ एक्स वाई, ऐसा एक फंक्शन मैंने मान लिया F1 एक्स वाई, और Z2 को मैंने मान लिया है F2 जेड वाई, वेयर Z2 इज ग्रेटर देन Z1, Z2 जो हो Z1 से बड़ा होगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब यहाँ आएगा तो Z1 Z2 इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, इस इमेज को 3D को आपको समझना है, इसको पहले क्या मैंने बोला है और क्या मैंने लिखा है। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सोल्व करना सीखते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल आपको आशा है, मेरे को आशा लग रही है कि आपको सोल्व करना आता है। वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब 3। अब अपने को एक वैल्यू तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है, मतलब Z1 से Z2 चेंज हो रही है, और दो कंपोनेंट्स बच गए, मतलब ये रीजन के कंपोनेंट्स बच गए। क्लियर, कर ली F3। मैंने बताया था कि एक एक को सोल्व करूंगा, मैं पहले कर ली Z को सोल्व करूंगा, बाद में मैं सबको सिमिलरली लिख दूंगा। अब ये किसकी रिस्पेक्ट में सोल्व होगा, Z की रिस्पेक्ट में, और दो जो बच गए dx और dy, उसे मैं एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर, अगर मैं Z की रिस्पेक्ट में कंपोनेंट करूं तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, मीन्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और मैं इसे लूँ तो Z1 Z2 dx और dy इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अगर इसी को चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या है, x y और Z1, और Z2 की वैल्यू क्या है, F2। क्लियर, F2 मैंने वहाँ पर एक्स वाई नहीं लिखा, वो एक्स वाई का कंपोनेंट अंडरस्टूड सी बात है कि आएगा, F3 x y और F1, और इसके साथ मैंने ले लिया dx और dy, क्योंकि ये तो आ ही रहा था। ये PDF में आपको अच्छे से लिखा हुआ है, समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग में इस चीज़ को पचाने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ किन बातों को, मैं इन रिजल्टेंट को कैसे यूज कर रहा हूँ। अब इस फिगर का लास्ट काम क्या बचता है कि ये Z का कंपोनेंट है, तो ये K कंपोनेंट ऊपर आ गया, और मैं यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक इस तरीके से इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, जो नॉर्मल है N2 कैप। N2 कैप इसका क्या है, एक नॉर्मल है। सिमिलरली मैं एक नीचे करता हूँ ड्रॉ, ये N1 कैप है, N1 कैप मैंने नीचे डिजाइन किया, जो ये यहाँ पर एंगल बना रहा है दैट इज गामा 2, और ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, सॉरी ऊपर वाले को हम गामा 2 ले लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने सब 2 लिया, तो ये गामा 1 है और ये गामा 2 एंगल है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये एंगल हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पे देखो, एंगल तो हमने इन दोनों के बीच में लेना, कंपोनेंट्स के बीच में, तो ये अगर एंगल देखिएगा इस तरीके से आया है, ये एंगल π/2 आ गया, और अपने को ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल निकालना है, तो π माइनस ये जो एंगल आएगा ये कितना आ गया, π माइनस गामा 1 ये एंगल आ गया। क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे क्यों कर रहे हैं सर? अब हमें वैल्यू निकालनी है मेनली इंटीग्रेशन dx y dy की रिस्पेक्ट में।
dx और dy की रिस्पेक्ट में जो निकलेगा प्रोजेक्शन से। कैसे प्रोजेक्शन से? इस सरफेस एरिया का जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो सरफेस एरिया है, अगर आप इसका 3D व्यू करें तो एक ऊपर एरिया है, एक नीचे एरिया है। क्लियर? दो सरफेस एरिया बन रहे, डिजाइन हो रहे, तो जो ऊपर वाले का जो प्रोजेक्शन होगा वो इसके अंदर आएगा और इसका प्रोजेक्शन इसके अंदर आएगा। आप मान के चलिए भाई कुछ इमेज ऐसी रखी हुई है, तो इसकी जो परछाई है वो यहाँ पर बनेगी, इस प्लेन पर, XY प्लेन के अंदर बनेगी। अगर मैं इसको डिजाइन करना चाहूँ तो अब मैं लिखता हूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में कुछ। इसको जब हमने आगे सोल्व किया, यहाँ पे इस पेज पे सोल्व किया, तो ये आगे सोल्व होकर कुछ इस तरीके से आ गया था। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, F3 x y F2 माइनस F3 x y F1, और यहाँ पूरे के साथ मैं ले लेता हूँ dx और dy। अब मेरे को पूरा सोल्व क्या करना है, dx और dy की वैल्यू निकालनी, कैसे करके भी, कैसे भी, कितने भी मैं लगाऊं जोर और इसकी वैल्यू निकालूं, ये पूरी बात है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं, dx और dy का S2 रीजन के लिए मैं प्रोजेक्शन निकालूं, स्मॉल रीजन S2 के साथ, उसका प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका एरिया, जिस प्रोजेक्शन का एरिया निकालो उसके अंदर जो उसका नॉर्मल एंगल बना रहा है, ये बना रहा था एंगल। सिमिलरली ये किसका है, S2 रीजन का, ये S1 रीजन का, dx dy फॉर रीजन ds1 और कोस पाई माइनस गामा 1 और पाई माइनस गामा 1, इसको ऊपर वाले को सोल्व करें तो आपको एक चीज और पता होगी कि अगर n2 जो है वेक्टर क्या है, उसकी अगर मैं k डॉट के कैप साथ, देखिएगा k कैप और इसकी अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लूँ तो इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, n2 कैप का मैग्नीट्यूड, k कैप का मैग्नीट्यूड और जो दोनों के बीच में एंगल गामा 2, इस तरीके से मीन्स n2 कैप डॉट k कैप, इसको मैं, और इन दोनों के यूनिट वेक्टर मतलब 1 1 कोस गामा 2, मतलब कोस गामा 2 को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है कोस गामा 2 को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोस पाई माइनस गामा 1 माइनस कोस पाई होता है, माइनस कोस गामा 1 होता है। इस बात को आपको मैथमेटिकली पता होगा ये सारी चीज़ें। और उसको भी अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो n1 कैप और किससे, k कैप और ds1 से हम रिप्लेस कर, डॉट प्रोडक्ट यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। क्लियर? यहाँ पे आपको ये पता चल गया ना नेगेटिव साइन क्यों आया है, जनरली बात है तो। क्लियर? अब ये जो है F1 के साथ जो dx आएगा उसमें रीजन आएगा ds1। क्यों? क्योंकि z का कंपोनेंट S1 रीजन में क्या है, F1 है, F2 किस में है, F2 तो S2 रीजन में है, तो रीजन भी अलग अलग होंगे। मीन्स अब अगर हम इसे पूरे को कंसोलिडेट करूँ, मैं आपके सामने एक पूरी छवि के अंदर मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हूँ कि अब हम निकालेंगे क्या, ये जो पूरी वैल्यू निकाली है मैंने, ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू नहीं आई है, नहीं, यही गलती करते हैं, कन्फ्यूजन यही होती है। F3 करली z है, dx dy और dz है, ये इसकी एक कंपोनेंट की वैल्यू है। क्लियर? ये क्लियर रखना भाई कि क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। 2 बार देख लेना इस वीडियो को, मेरा तो कुछ नहीं होगा, वॉच टाइम ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर? इसमें यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो dr, अब रीजन आएंगे अलग अलग, F3 x y और F2 dx dy माइनस F3 x1, सॉरी x से सिंपल x, y F1 और dx y। ये किसका रीजन, S1 वाले का, ये S2 वाले का। समझ आ गया ना क्यों? क्योंकि इस फिगर से समझो, इसमें F2 है, इसमें S1 है, वो F1 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। अब हम इसके सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस कर देंगे सर, हम यहाँ पर लिखेंगे S2 रीजन, क्योंकि R अब किस में चेंज हो जाएगा, S2 के अंदर, और F3 वेक्टर्स एज इट इज़ रहेगा, k कैप डॉट n कैप ds2 प्लस, क्योंकि नेगेटिव था एक माइनस साइन इसके साथ है तो प्लस हो जाएगा दोनों का, F3 x y और F1। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, वरना एज इट इज़ अगर चाहें तो इसे एज इट इज़, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेक्टर साइन लगा दिया है कि ये पूरे के साथ ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये k कैप डॉट n कैप 1 और ds1, यहाँ 2 आएगा ना क्योंकि n2 है। क्लियर? अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा इसके अंदर खेला खेलते हैं। क्या खेला खेलते हैं, ये S1 रीजन का। अब अगर मैं, ध्यान सुनिएगा, इस रीजन को और इस रीजन को पूरे को एडअप कर दूं तो टोटल रीजन का आ जाएगा। मीन्स दोनों इंटीग्रेशन को अगर मैं ऐड कर दूं और S1 की जगह S लिख दूं, मतलब टोटल एरिया का आ गया। और
एफ वेक्टर को मैं F3 ही लिख दूं, जो एन कैप है ये आप डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि के कैप N2 लिखूं या N2 डॉट के कैप लिखूं, दोनों बातें एक ही होती हैं डॉट प्रोडक्ट से, आप इस चीज़ को जानते होंगे, इतने समझदार हैं। अब अगर देखो वहाँ कंपोनेंट क्या था, इसके लिए कंपोनेंट क्या लिया था हमने, इसके लिए कंपोनेंट K2 था, इसके लिए N1 था, सॉरी N2 था, N1 था। तो इस टोटल के लिए क्या हुआ, कंप्लीट N, इस टोटल के लिए क्या होगा N, तो उसे मैंने N ले लिया, इनटू में अगर मैं लूँ के कैप और DS, ये पूरे का क्या आ गया अपने पास, लास्ट रिजल्ट आ गया किसका, इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन। क्लियर, तो इसको मैं एक अलग पेज पे लिख देता हूँ, क्या आया है, करली V करली F3 वेक्टर करली Z की रिस्पेक्ट में dx dy और dz अलग अलग हमने सोल्व किया। हमने अब देखो अगली सिमिलरली की बजाय अगर कोई ज़्यादा महान बने हुए हम तो पूरा बड़ा करेंगे, तो अब इस तरीके से इमेज लिए, अब इस इमेज को ऐसे रिप्लेस कर देना, इस इमेज को ऐसे रख देना, एक लाइन ऐसे रन करना, दोबारा इसी सारी प्रोसेस को करना। मेरे हिसाब से आपको एक ही बार करने में पसीने आ गए होंगे। क्लियर, के कैप डॉट एन कैप ds। क्लियर, तो अब आप लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली लिख के अगर मैं लिखूं करली F1 वेक्टर बाय में करली x dx dy और dz, तो यहाँ क्या चेंज होगा, एस सिंपल F1 आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर के कैप आएगा, एन कैप आएगा, ds आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अलावा। क्यों चेंज नहीं होगा, के कैप की जगह क्या आ जाएगा, जे कैप, इस चीज़ को ध्यान रखना, आई कैप, कंपोनेंट किसका ले रहे हो, एक्स का, जिसका कंपोनेंट उसका ये आएगा इधर। और दूसरा भी अगर हम निकालें करली F2 वेक्टर करली y, इसको आप प्रॉब्लम ना ले भाई समझ नहीं आ रहा लिखित में, PDF में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, करली F2 वेक्टर डॉट जे कैप डॉट एन कैप ds, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, एन डॉट जे भी लिख सकते हैं, जे डॉट भी एन लिख सकते हैं। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, अगर मैं तीनों को एडअप कर दूँ, तीनों को अगर मैं एडअप कर दूँ, करली F3 करली Z प्लस करली F2 वेक्टर, मैंने दो उल्टा ऐड कर दिया, सीरीज गड़बड़ कर दी, तो इसको आप देख लेना XY और XZ और DZ। और इसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, करली S F1 कैप I डॉट एन कैप DS प्लस करली S एन कैप DS प्लस करली S F3 के डॉट एन कैप DS। क्लियर, इसे मैं कंप्लीटली ये लिख सकता हूँ, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी वी। और इस पूरे को देखिएगा, मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 3 साइन ले लिए, 2 साइन लेने इंटीग्रेशन के, ये थोड़ा जल्दबाजी में क्योंकि रात का समय है भाई, जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ बिल्कुल नींद आ रही है, उस समय शूट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है मेरे से, सॉरी भाई उसके लिए। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें तो F1 कैप प्लस F2 जे कैप आई कैप प्लस F3 वेक्टर के कैप के साथ अगर हम n की डॉट प्रोडक्ट लिखें और ds लिख लें, और इसी पूरी वैल्यू को, इसी कंप्लीट वैल्यू को मैं f लिख दूं, क्योंकि ये पूरी किसकी वैल्यू थी, f की, डॉट n कैप लिख दूं और ds लिख दूं, यही तो क्या थी अपनी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए यही प्रूफ कर दिया हमने कि ये किसके इक्वल था। क्लियर, तो एक बार क्विक रिवीजन लीजिएगा, हमने एक वेक्टर लेट किया, हमने उसे डाइवर्जेंस सोल्व किया, हमने फिर एक वेक्टर को सोल्व करने के लिए एक फिगर बनाई, इस तरीके की वो फिगर निकल के आई। ये फिगर आपको अच्छे समझ आनी चाहिए, N2 वेक्टर नॉर्मल है, N1 इसका नॉर्मल है, सरफेस इसका यहाँ पे जेड कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि XY प्लेन है, XY प्लेन की रिस्पेक्ट में हम इमेज को ऊपर बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। फिर इस तरीके से सोल्व करने के बाद हमने ये लास्ट स्टेप जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, किसी को ना समझ आए, तो इसको एक बार प्रोजेक्शन वाले एरिया प्रोजेक्शन किया हमने, प्रोजेक्शन से हमने DS2 DA1 का रिलेशन निकाला, उसके अंदर पुट किया, और यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ कर लिया। अगर आप ये थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं तो आपके लगभग 8+9+ मार्क्स तो आने की संभावना होती ही है। इसका क्वेश्चन भी आप, अगर आपको प्रूफ समझ आ गया तो क्वेश्चन आप एज इट इज इसी प्रोसेस पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या समझ आना चाहिए, आपको सबसे पहले करल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन सोल्व करने आपको आने चाहिए। क्लियर, तो आशा करते हैं भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।